अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ और दुआ भी है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अच्छे अंदाज में ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे और ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। और ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है जिन्होंने हमें दिया है और इसका हर लम्हा हमें जीना चाहिए और भरपूर अंदाज में जीना चाहिए। हम में से बेशतर लोग होते हैं अपनी लंबी चौड़ी ख्वाहिशात की वजह से ज़िंदगी महज गुजार रहे होते हैं और बहुत ही कम लोगों की तादाद है और वो ऐसी तादाद है जो ज़िंदगी बड़े भरपूर तरीके से जी भी रहे होते हैं। और ज़िंदगी जीने और गुजारने में फ़र्क सिर्फ सुकून और चैन का है। जब आप अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखते हैं और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती उन पर हम सब्र कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी सुकून का बाइस बन जाती है। और जब इंसान ना शुक्री करता है और लाहासिल चीज़ों पर शिकवा और शिकायतें करते हुए हमें हमेशा नजर आता है तो वो अपना सुकून खुद अपने हाथ से बर्बाद कर लेता है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी को जीना सीखें, हम लोग मुस्कुराना सीखें, वरना ज़िंदगी तो जनाब जानवर भी गुजार रहे होते हैं। इसलिए खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और मुस्कुराहटें बखेरें जितना हो सकता है। तो इस हवाले से हमने जनाब बात करनी है कि आप लोगों ने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है और जितना ये हमारा आजकल का माहौल डिस्टर्ब हुआ है उस पे आप लोगों ने ख़ुद को किस तरह संभालना है, ख़ुद को किस तरह आगे लेकर चलना है। रोज़ मैं आपको यही तलकीन करती हूँ कि जनाब ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको खूबसूरती के साथ ही गुजारें। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पर बात करनी है हमने कि कुछ सेहत और फिटनेस के वाले से, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है और जब धुंध ने सारी शहर को अपनी लपेट में लिया होता है तो बारिश ना होने की वजह से खुश्क, सर्दी और स्मॉग की वजह से कई किस्म की बीमारियां जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, गला ख़राब और बुखार की शिकायत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऊपर से कोरोना का भी ख़तरा अभी भी मंडला रहा है और डेंगू वायरस का ख़तरा भी अभी तक मौजूद है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हमने खुद का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हमें तलकीन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हो जाते हैं या इस तरह की वायरसेस से आपने बचना है तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो हम ये तमाम तरह जो मौसमी बीमारियां हैं, जो वायरसेस हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत बनाया जाए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ ताकि ये जो मौसमी बीमारियां हैं इनके जो महलिक असरात से हम बच सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तारिक मियाँ है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर तारिक, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी बात करी थी मौसम के हवाले से ही कि स्मॉग भी है और अब फॉग भी उतर आई है लाहौर शहर में, तो इस वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और ख़ासतौर पर बड़े जो अफराद हैं वो भी बीमार हो रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमें बताइए, ज़ुकाम के हवाले से ज़्यादातर लोग शिकायत करें कि ज़ुकाम हो जाता है इस मौसम में, इस हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम के हिसाब से मैं समझता हूँ आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना। बेसिकली गर्मियों में जैसे पेट की बीमारियाँ और सर्दियों में जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना वो उसकी बीमारियाँ, यानी नाक, कान, गला और फेफड़े, ये सारे मुतासर होते हैं। रीज़न क्या है कि गर्मियों में, सर्दियों में जब हम अंदर होते हैं तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं एकदम से अगर हम बाहर एक्सपोज हो जाए तो जो ठंडी हवा अंदर जाएगी, जितनी ठंडी हवा अंदर जाएगी वो आपकी इम्यूनिटी को लो करती है और आपकी जो लोकल रेजिस्टेंस होती है उसको वो कम कर देती है। ओके। तो जो वायरसेस हैं, चूँकि बारिश नहीं हुई तो सस्पेंडेड है एयर में तमाम वायरसेस जो हैं इस मौसम के जो वायरसेस होते हैं, उसमें फ्लू है, उसमें कॉमन कोल्ड है, उसमें बाकी ब्रोंकाइटिस वगैरह, बाकी एस्मा, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और फ्लू तो मेरे ख्याल हार्डली कोई बंदा ऐसा हो जैसे सर्दियों में ना हुआ हो। ठीक है जी। अब ये है कि हमने करना क्या है, बेसिकली ये है, एक तो ये एहतियात है कि आपने जब सुबह उठना है तो बाहर निकलें तो आपको नाक को ढांप के किसी गर्म कपड़े से, मफलर से या किसी चीज़ से एकदम से आप एक्सपोज ना हो। और जैसे हम लोग मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्या वो भी चल सकता है? जी बिल्कुल, वो भी चल सकता है क्योंकि वो किसी हद तक वो हवा को रोक लेता है, ठंडी हवा को अंदर जाने से। डस्ट है उसको भी रोक लेता है, उसको भी रोक लेता है डेफिनेटली। डस्ट में भी और जितनी भी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। और दूसरी एक और चीज़ है, मतलब आपके घर में अगर कोई पेशेंट है जी,
और वो एक कमरे में, और यूजुअली हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं कि एक एक घर में कई कई लोग हैं, कमरे में बंद है, वेंटिलेशन नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक बंदे को फ्लू हुआ और उससे छींकें आई या उसने खांसी की, तो वो 14 घंटे के लिए सस्पेंडेड रहते हैं उस कमरे में, वो उसके जरासीम वायरसेस। तो लिहाजा कोई भी जो बाद में भी आएगा उसमें सांस लेगा, तो वो उसको इफेक्ट। लिहाजा कोशिश करें कि कमरे की खिड़की थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलें, या थोड़ी देर के लिए जब वहाँ पे लोग नहीं है तो पंखा चला दें, ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्ट है वेंटिलेशन हो जाए और वो डाइल्यूट हो जाए और कुछ बाहर निकल जाए। ठीक है जी। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि आजकल चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये है, तो जो हमारे जो कारपेट्स हैं और जो हैवी कर्टन्स हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें अंदर हमारी डस्ट जाती है और वो भी इसका सबब बनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं वो जुकाम के जो फ्लू शॉट्स जो लग रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस हो चुकी है और लगवाएं भी हैं बहुत से लोगों ने, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा जुकाम नहीं ठीक होता फ्लू शॉट्स लगवाने के बावजूद भी। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसमें यह है कि फ्लू के एक वायरस नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, और जो वैक्सीन है वो चाहते हैं कि जो खतरनाक किस्म के हैं उसके खिलाफ है। लिहाजा जिसको वैक्सीन लग गई उसका ये कतन मतलब नहीं है कि अब उसे फ्लू हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि काफी ज्यादा और हर एक वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो खतरनाक इन्फ्लुएंजा जो कि बहुत ज्यादा आपको निमोनिया कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, बाकी चीजें कर सकता है, उसके खिलाफ जो वैक्सीन है, और मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिनकी एज 65 से ज्यादा है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और जिनका कोई हार्ट डिजीज या कोई किडनी डिजीज या जिन्हें दमे की तकलीफ है, इन लोगों को, या जिनकी किसी वजह कैंसर या किसी वजह से इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को अक्टूबर के महीने में जरूर ये शॉट लगवा लेना चाहिए। और ये वायरस चूंकि अपनी हैयत तब्दील करता रहता है अपनी शक्ल, तो लिहाजा उनकी इम्यूनिटी रहेगी 1 साल तक। तो नेक्स्ट ईयर दोबारा वैक्सीन बनती है। ये वैक्सीन वही नहीं है जो हर साल बने और रहे और हर साल आप लगवाते रहे, ये अपग्रेड होती रहती है और हर साल नई वैक्सीन बनती है, क्योंकि नया स्ट्रेन आ जाता है। वायरस हमने कोविड में भी देखा कि वायरस तो अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, कभी डेल्टा आ रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी फलां आ रहा है, कभी फलां। तो इसलिए ये जितने भी वायरसेस हैं ये शक्ल चेंज करते रहते हैं। तो जितनी मैंने कैटेगरीज गिनवाई उनको अक्टूबर में जरूर लगवा लेना। अच्छा, ये सर्दियों से पहले हमने लगवानी है, तभी ये इफेक्टिव होगी? अक्टूबर के महीने में अगर लग जाए, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में वैक्सीन बन चुकी होती है और अक्टूबर से ही थोड़ा सा चूंकि टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है, तो अगर अक्टूबर के महीने में लग जाए तो उनकी इम्यूनिटी इतनी हो जाएगी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फिर जब बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है तो फिर उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद होगी। लेकिन फिर इस हवाले से हमें डाइट फिर किस तरह की लेनी चाहिए अगर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ताकि हम खुद को भी गर्म रखें और दूसरा जुकाम से भी बचे रहें? हाँ जी, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले तो एक तो ऑलरेडी जो मौसम है उसने इफेक्ट किया, और उसके बाद जितनी भी अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है, अब क्या है कि आपका जो 2 चीजें, खट्टी चीज और बहुत ज्यादा या ठंडी चीज, ये आपकी जो म्यूकस लाइनिंग होती है हमारे मुंह के अंदर, लुआब जो होता है, ये प्रोटेक्टिव है, ये जरासीमों को जाके अंदर लगने नहीं देता। ओके। तो ये जो 2 चीजें हैं ये उसको डिजॉल्व कर देती हैं। उसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है वो हट गई, तो जरासीम तो ऑलरेडी आपके मुंह में भी है, नाक में भी है, फिजा में भी है, आपने सांस तो लेना ही लेना है, तो वो जाके फौरी तौर पे इन्फेक्ट कर देंगे। लिहाजा एक तो ये है कि गर्म मशरूबात कोशिश करें पीने की और अपने आप को हाइड्रेट रखें। यूजुअली हम करते हैं कि सर्दियों में हम पानी पीना कम कर देते हैं, ठीक है, बहुत कम हो जाता है। अच्छा, और दूसरी एक चीज मैं यहाँ से कहूँगा कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, सर्दियों में आमतौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रीजन क्या है कि गर्मियों में पसीना आता है, खून की नालियां फैलती हैं और वो अंदर इवेपोरेट करती हैं हीट को बाहर। सर्दियों में चूंकि बाहर ठंड होती है, हमारी खून की नालियां सुकड़ जाती हैं। जब सुकड़ती हैं तो हमारी जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है खून की नालियों की वो बढ़ जाती है, तो यूजुअली सर्दियों में हार्ट अटैक भी ज्यादा होते हैं और ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये सारी चीजें जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज है, उनको तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो ना ज्यादा ठंड में एकदम से, मतलब जो डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर का, एक तो उसको ना खाने पीने की अशिया में आपकी जो इम्यूनिटी एनहांस करती हैं उसमें सूप वगैरह है, जितनी प्रोटीन की, अंडा बॉयल करके वो ले लें,
और सूप्स वगैरह ले लें। बाकी इवन वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन है, तो लिहाजा आप जितनी प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, उतना ही कम चांसेस है कि आप इनसे इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है उनसे इन्फेक्ट हो। दूसरा जुकाम के साथ साथ खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में। खांसी भी, गला खुश्क हो जाता है, खराश पैदा हो जाती है गले के अंदर। तो हमें बताइए इसका क्या इलाज है, इसकी क्या एहतियात है? अच्छा, इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक तो आपको गले तक है इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये 80-90% वायरल है। इसमें आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट पैरास्टामोल ले लें, आपको एंटीस्टामिन ले लें, आप कोई जुशांदा वगैरह ले लें, तो इसी से आपका काफ़ी 5 से 7 दिन में इसका टाइम है वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा गला खराब होता है डॉक्टर साहब, या हमें थोड़ी सी भी खांसी आना शुरू होती है, हम कफ सिरप पीना शुरू हो जाते हैं, ये हमें बताइए ये ठीक है? दूसरा ये कि जैसे ही कफ सिरप पीते हैं तो हमें नींद बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है कि नहीं है हमारे पास? असल में एक तो ये है कि अगर आप सेलाइन गार्गल्स कर लें तो इरिटेशन काफी हद तक कम हो जाती है। ठीक है। प्लस ये है कि कफ सिरप कुछ सिडेशन वाले कफ सिरप है, कुछ बगैर सिडेशन के भी कफ सिरप है। ओके, ठीक है जी, वो आप लें। अच्छा, एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर तो आपको बलगम आ रहा है तो फिर वो सिडेशन वाले या कफ सुप्रेसेंट वो नहीं लेने चाहिए। ठीक है। वो आपकी खांसी को रोकेंगे और बलगम आपकी क्लियर नहीं होगी, वो अंदर ही रहेगी। आपको एक्सपेक्टोरेंट लेने चाहिए जो कि ज्यादा फेफड़ों को खोले और अंदर से जो स्पूटम है उसको बाहर निकाले। ठीक है। लिहाजा लोग ये करते हैं कि वो कफ सिरप जाके डिमांड किया मेडिकल स्टोर वाले से, उसने भी उसको दे दिया, इससे बगैर देखे कि इनको कफ सप्रेसेंट चाहिए या एक्सपेक्टोरेंट चाहिए। ठीक है ना, एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आम तौर पे सर्दियों में निमोनिया बच्चों में भी और बड़ों में भी हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन है, और निमोनिया खतरनाक भी हो सकता है अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। उसमें आपको चेस्ट पेन होगी, बुखार होगा काफी, अगर बिगड़ जाता है आपको वॉमिटिंग भी होगी, तो ये सारी चीजें उसमें आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है और उसमें प्रॉपर जो 10-12 दिन का ट्रीटमेंट है वो आपको लेना चाहिए। बच्चों में भी बड़ा वो खतरनाक हो सकता है और बड़ों में भी काफी, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे अभी मौसम बना हुआ है, फॉग का भी है और अंदर स्मॉग के पार्टिकल्स भी हैं, तो क्या इस मौसम में अपने इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रांग करने के लिए कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें या खाली वॉक भी कर सकते हैं आप, तो हमें बताइए इस मौसम में वॉक करना या इस तरह की एक्सरसाइज करना ठीक है बाहर निकल कर? अच्छा, उसमें यह है कि अगर तो आपने अच्छी तरह से आपको कवर किया हुआ है और कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि आपको सर्दी ना लगे और नाक और मुंह को भी आपने अच्छी तरह ढांप के रखा हुआ है, तो उस शक्ल में देखिए, अगर आपकी नींद पूरी है, 6 से 8 घंटे की मिनिमम नींद है, अगर आप मेंटली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया हुआ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप डाइट अच्छी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं। एक वो बंदा जो कि बिल्कुल लेजी और पड़ा हुआ है, उसकी निस्बत जो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके ऐसे हार्मोन्स अंदर पैदा होते हैं जो कि आपको आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है जी, लिहाजा डाइट, इम्यूनिटी, नींद, स्ट्रेस, इससे अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। होता ही क्या है कि हमारे जरासीम हम सब के अंदर जा रहे हैं, कुछ को इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ को नहीं होता। रीजन क्या है कि आपका अंदर का सिस्टम, उसको हमारा हर वक्त तैयार होता है कि कोई भी बाहर से इन्वेडर आए तो उसको वो हमला कर दे और उसको रोक ले। अगर आप ताकतवर हैं तो जरासीम को आप काबू कर लेंगे, अगर जरासीम ताकतवर है और आप कमजोर हैं तो वो ऑब्वियसली फिर आपकी जो तबीयत है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर तारिक मियां हमारे साथ मौजूद है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर तारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, हमारे हाथ में ये है कि हमने अपनी सेहत को बरकरार रखना है, किस तरह बरकरार रखना है या हमने उसको बिगाड़ना है। तो आप लोग भी एहतियात करिए, इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा खुद को गर्म रखिए, गर्म कपड़े पहनिए और खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपने। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए समाजी रवैयों और समाजी मसाइल के हवाले से।
तो ज़िंदगी अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा एक बहुत ही कीमती इमानत है हमारे पास, जिसके तहफ़्फ़ुज़ की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए और ये लाज़िम भी है हमारे ऊपर। लेकिन ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं होता, हमें बाज़ औक़ात कठिन और मुश्किल हालात का भी सामना करना पड़ता है। और बहादुर जो लोग होते हैं वो इन हालात का डट कर मुकाबला करते हैं, और जो कह लें कि कमज़ोर दिल के अफराद होते हैं वो राह फ़रार भी इख्तियार कर लेते हैं उन मुश्किलात से। और ये जो नफ्सा नफ्सी का इस वक्त आलम बना हुआ है, मुआशी मुश्किलात हैं, रिश्तों और ताल्लुकात में पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और दूसरा तालीमी मसाइल की वजह से भी इस वक्त पाकिस्तान में ख़ुदकुशी के रुझान में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अगर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो उसमें भी खुदकुशी का रुझान है, ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। रवा साल अब तक 1070 अफराद ने खुदकुशी की है, और कुल अफराद में से जो 744 अफराद हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज रहने के बाद अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। और रवा साल 326 अफराद ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी का अपने हाथों से ही खात्मा किया है। तो लोग खुदकुशी करते क्यों हैं? आखिर क्या वजूहात बनती हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के खात्मे को ही तरजीह देता है? तो खुदकुशी के इस बढ़ते हुए रुझान को हम कैसे ब्रेक लगा सकते हैं, कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमा असलम है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुमा, जैसे भी मैं बता रही थी फिगर्स के, सिर्फ एक साल में 326 लोग ऐसे जिन्होंने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। तो हमें बताइए वो कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बना पर हम अपनी जान लेते हुए भी नहीं गुरेज करते और अपनी जान का खात्मा कर लेते हैं? ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात है। अभी डॉन के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 15 से 35 लोग अपनी जान का खात्मा कर लेते हैं, यानी कि हर घंटे में एक बंदा खुदकुशी कर रहा है। और अभी ये स्टैट्स जो हैं ये ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खुदकुशी को एक क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इवन उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से लोग अगर किसी उनके जानने वाले ने खुदकुशी की है तो उसको हाइड करते हैं, उसको कोई मेडिकल रीज़न देते हैं, जिसकी वजह से ये अभी स्टैट्स इतने क्लियर नहीं है। शायद स्टैट्स इससे कहीं ज़्यादा है। सो अगर वजूहात पे बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर मेन वजूहात है उसमें सबसे पहले तो नफ्सियाती बीमारियां हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, जिसमें टॉप पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कुछ आ जाती हैं, कुछ बिज़नेस में लॉस हो गया या अचानक से कोई इस तरह का फाइनेंशियल झटका लगा जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो भी वजह बन सकता है। फिर कुछ असॉल्ट या एब्यूज़ के वाक़या हो गया, जैसे खुदा न ख्वास्ता कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया, रेप का केस हो गया, या कंटिन्यूसली वो बुली हो रहा है बंदा अपने सराउंडिंग्स में, तो ये भी खुदकुशी की वजह बन सकता है। फिर कुछ रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ भी इस तरफ लेके जा सकती हैं, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गई, या फिर एक कंटिन्यूसली टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है तो वो भी इस तरफ लीड कर सकता है। फिर कुछ देखा गया है कि समटाइम किसी प्यारे का चले जाना, किसी लव्ड वंस का इस दुनिया से चले जाना या डिवोर्स हो जाए तो उस केस में भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये कुछ मेन वजूहात हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी बना पर। लेकिन क्या मुझे बताइए, अब एक मरीज जो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का शिकार है या इस तरह की तमाम तर मुश्किलात का शिकार है, क्या एक नॉर्मल बंदा भी खुदकुशी की तरफ बढ़ सकता है, वो भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकता है? क्या इस तरह के भी फैक्टर्स हैं? जैसे मैंने पहले बात की कि मेंटल इलनेसेस या नफ्सियाती बीमारियां एक बहुत बड़ी वजह ज़रूर है खुदकुशी की, लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे एक नॉर्मल लाइफ चल रही है और बिजनेस में अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया, या किसी बिजनेस पार्टनर ने फाइनेंशियल कोई झटका दे दिया। अब जैसे कोरोना में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी आई थी, कुछ जॉब का चले जाना और कुछ वे आउट नज़र ना आना, तो लोग इम्पल्सिव होके भी कर लेते हैं। हमने अक्सर देखा है टीवी वगैरह पे न्यूज़ आ रही होती हैं, जैसे ब्रेकअप हो गया, यंग एज में ब्रेकअप हो गया, लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, तो वो या पेरेंट्स नहीं मान रहे किसी वजह से, तो वो खुदकुशी की वजह बन सकता है। तो खुदकुशी की अगर देखा जाए तो दो तरह की वजूहत होती है, एक ये प्लान्ड एक्ट होता है और एक ये इम्पल्सिव एक्ट होता है। जो नफ्सियाती बीमारियों की वजह से खुदकुशी होती है वो नॉर्मली प्लान्ड एक्ट होता है, क्योंकि नफ्सियाती बीमारियां एकदम से इतना इंटेंस नहीं हो जाती, ये माइल्ड से स्टार्ट होती हैं, किसी वजह से एड्रेस ना हो सकें, उनको प्रॉपर हेल्प ना मिल सके तो ये मॉडरेट, स्वेयर और
एक्सट्रीमली स्वेयर की तरफ चली जाती है और वहाँ पे खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू होते हैं। और फिर ये लोग खुदकुशी के लिए कुछ प्लान्स करते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखना शुरू कर दी, या कुछ बातचीत में इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ। मतलब ये कंडीशन कब आती है? अगर किसी एंजाइटी या कोई भी किसी मेंटल इलनेस में मुब्तला है बंदा, तो वो इस कंडीशन में कब पहुंचता है? कब वो ये सोचना शुरू कर देता है कि अब मेरी ज़िंदगी का खात्मा ही इसका एंड हो सकता है? मतलब वो किसी से डिस्कस भी नहीं करता, वो किसी मेडिकल हेल्प भी नहीं लेता, तो वो कौन सी एंड वाली कंडीशन होती है? अगर देखा जाए तो डिप्रेशन की जो अलामात है ना, उसमें एक मायूसी मेन सिम्टम है। ठीक है कि उसे लगता है कि उसको कोई हेल्प कर ही नहीं सकता। अच्छा। उसको कोई समझ नहीं पा रहा, द ओनली वे टू रिड्यूस दिस पेन इज टू एंड हिज लाइफ। ये उसको ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं और वो अक्सर अपने फैमिली या फ्रेंड्स में ये चीज़ डिस्कस करता है। शुरू में डिस्कस करता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा कि कुछ आगे भी हालात बेहतर होंगे, मुझे नहीं लगता कोई मुझे हेल्प कर सकेगा। तो क्या होता है कि फैमिली जो है या फ्रेंड्स उसको ही स्टिग्मेटाइज करना शुरू कर देते हैं, उस चीज को, उसकी बात को बॉदर नहीं करते, अक्सर यही कहा जाता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा मत सोचो, ये सारी मायूसी की बातें तुम क्यों कर रहे हो, इतनी अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हुई, तुम वो क्यों नहीं देखते। वो ऐसा नहीं सोच पा रहा क्योंकि उसकी शायद उसकी डिप्रेशन की वजह से उसकी आंखों के आगे एक काला पर्दा आ गया जिसमें उसे कोई होप नज़र नहीं आ रही। सो ये एक बीमारी है। ये उसी तरह है कि अगर आप शुगर के मरीज़ को कहें कि अपने ब्लड शुगर लेवल्स खुद ही से करेक्ट कर लो, तुम ऐसा क्यों, तुम्हारे शुगर लेवल्स क्यों ख़राब हो रहे हैं, तुम इसको खुद ही से सही करो। तो अगर डिप्रेशन के पेशेंट को आप ये कहेंगे कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों मनफी सोच रहे हो, तुम इसको खुद ही से करेक्ट करो, तो ये उसी तरह है जैसे आप शुगर के मरीज को कहें कि शुगर लेवल्स खुद ही से करेक्ट करो, क्योंकि मनफी सोचें डिप्रेशन का सिम्टम है, उसे कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आती। अगर आप उसे ही स्टिग्मेटाइज करेंगे, उसे ही ब्लेम करेंगे, हमारे यहाँ समझा जाता है कि अगर किसी को साइकाइट्रिक इलनेस है, नफ्सियाती बीमारी है, तो शायद ये उसने अपने लिए खुद चूज की है। Exactly, कोई बंदा अपने लिए बीमारी कैसे चूज करेगा? उसे कहा जाता है शायद ये ड्रामे कर रहा है, ये उसका कोई कामकाज से बचने का बहाना है, कुछ ऐसी चीज़ें उसे ब्लेम की जाती हैं उस पर, तो उस वजह से वो बात करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर उमा, आपके पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते होंगे सुसाइड टेंडेंसी लेकर, तो आप फिर किस तरह उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो इस अमल पर जो है या इस तरह का इकदाम ना उठा लें? अच्छा, उसमें तो पहले कामली उनकी बात सुनी जाती है, उनको विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी ब्लेमिंग उनकी बात सुनी जाती है और उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि जिस तरह वो फील कर रहे हैं वो सही फील कर रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं शायद लेजिटिमेट है ऐसा फील करना। लेकिन उसको फिर प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाता है। इसमें रिस्क असेसमेंट होती है जिसमें देखा जाता है कि सुसाइड का रिस्क कितना है, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट डिवाइस की जाती है, ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस किया जाता है। समटाइम सुसाइड अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो इट्स अ साइकाइट्रिक इमरजेंसी, उसको हम इवन घर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हर बंदा जो सुसाइड करता है उसको बेसिकली हम बचा सकते हैं। सो अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसका बहुत ज़्यादा जो है उसका बहुत ज़्यादा कसूर उसके घर वालों का, उसकी फैमिली का और सोसाइटी का भी होता है, क्योंकि हम सब ने मिलके उसको इस पॉइंट पे लेके आए होते हैं और उसको उस बंदे को बचाया जा सकता था। तो इसमें अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उसको एडमिट किया जाता है और वहाँ पे उसको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। उसको मेडिकेशन की भी जरूरत होती है उस कंडीशन में? जी डेफिनेटली, क्योंकि सुसाइड में उसका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसको हर चीज़ इतना मनफी नज़र आ रही है, वो स्वेयर डिप्रेशन में। और यहाँ पे शायद काउंसलिंग इतनी हेल्प नहीं करती। जब एक बंदा सुसाइड तक पहुँच चुका है और या वो पहले अटेम्प्ट कर चुका है, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो चुकी है और वहाँ पे आपको मेडिसिन देनी पड़ती हैं उसको काम डाउन करने के लिए, उसके अंदर जो इतना ज़्यादा सोचें आ रही हैं सुसाइड की उनको कम करने के लिए और उसको एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, ताकि उससे बातचीत की जाए। आप जब एक बंदे को बहुत ज़्यादा सुसाइड के ख्यालात आ रहे हैं उस टाइम अगर उसको काउंसलिंग करें या उसको समझाने बैठे तो उसे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसे तो एक ही तरीका नज़र आ रहा है अपनी पेन एंड करने का, वो है सुसाइड। फिर इस तरह के केसेस में अगर कम भी रिस्क तो है तो आपकी एज ए साइकाइट्रिस्ट हम अवेलेबल रहते हैं कि जब भी अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई सुसाइड इमरजेंसी लाइन नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो हम अपने तौर पे जो करते हैं वो ये करते हैं कि उनके लिए अवेलेबल रहते हैं कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो फ़ौरन मैसेज करें, ताकि हम कुछ उस टाइम इंटरवीन कर सके, कुछ हेल्प कर सके उनकी फैमिली को या उनको बता सकें कि क्या करना है इस वक्त जब उसको इस तरह की कोई थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए डॉक्टर उमा कि कौन
कौन सी रेशो ज़्यादा है, मतलब मर्द हजरात ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं या ख़वातीन में भी ये रेशो बढ़ती जा रही है, किस साइड पे ज़्यादा? देखा गया है कि मर्द और ख़वातीन दोनों खुदकुशी करते हैं। जो एवरेज एज है इनकी वो 25 साल से 55 साल है, जिसमें सबसे ज़्यादा खुदकुशी की जाती है। 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है दुनिया भर में खुदकुशी, और टीन एज में फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। फर्स्ट जो सबसे बड़ी कॉज ऑफ डेथ है टीन एज में वो सुसाइड ही है। अगर मर्द और ख़वातीन में देखा जाए तो ख़वातीन में सुसाइड के ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द, लेकिन वो अटेम्प्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मर्दों की अटेम्प्ट लीथल ज़्यादा होती हैं। सो अगर ये देखा जाए कि खुदकुशी की अटेम्प्ट करने के बाद जो डेथ रेशो है वो मर्दों में ज़्यादा है, क्योंकि उनकी अटेम्प्ट्स बहुत स्वेयर होती हैं, प्लान्ड अटेम्प्ट्स होती हैं। वो अक्सर गन शॉट इंजरी या कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत लीथल अटेम्प्ट्स होती हैं। ख़वातीन की अटेम्प्ट्स इतनी लीथल नहीं होती, लेकिन सुसाइड के ख्यालात ख़वातीन में ज़्यादा आते हैं। और अगर हमारे मुआशरे में बात की जाए तो हमारे मुआशरे में ख़वातीन वैसे भी ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया जाता है, उनको घरेलू तशद्दुद का निशाना भी ज़्यादा ख़वातीन ही बनती है। तो ख़वातीन में ख्यालात ज़्यादा आते हैं, लेकिन कि समहाउ वो ये हिम्मत नहीं कर पाती उस तरह की लीथल अटेम्प्ट करने की जैसे मर्द कर पाते हैं। तो फिर हमें अपने तौर पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि हमारा मुआशरा या जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिप्रेशन फ्री या एंजाइटी फ्री हो जाए और इस तरह के ख्यालात ही ना आए हमें? इसमें सबसे पहले तो कुछ वार्निंग साइन है जो आपको पिक करने की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा आपके आसपास ये बातें कर रहा है कि उसके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हर चीज़ से मायूस हो चुका है, उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, ये कुछ बातें, या फिर वो कुछ अपनी पोजेशंस की डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि मेरी जो ये चीज़ें हैं ये मेरे जाने के बाद उसको दे देना, या ये चीज़ किसी यतीम खाने में दे देना, या कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, या उसके बिहेवियर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए हैं, जैसे उसने ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, या ऑलरेडी अगर मंशियात में था तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है, उसकी नींद के और भूख के पैटर्न्स बहुत ख़राब हो गए हैं, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो गया, तो उसको इमीडिएटली हेल्प की ज़रूरत है। और जहाँ बात की जाए कि हम किस तरह इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, एक तो ये कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना उसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर नींद लेना और रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ईटिंग हैबिट्स करेक्ट करने की जरूरत है। जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम किया जाए। एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसमें आपस में समझने, एग्जैक्टली आपस में कम्युनिकेट करना और एक दूसरे के लिए सोशल सपोर्ट देना, हेल्प के लिए अवेलेबल रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई आके आपसे खुलकर बात कर सके कि वो कैसा फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, आपको बता सके और आप उसकी हेल्प कर सके। ये इस तरह का माहौल आप लोग अपनाइए। डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से बात की है। तो मुझे अभी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से। तो चंद माह पहले मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम पॉलिसी का निफाज किया गया था, जिसके मुताबिक मुल्क भर में एक ही तालीमी निसाब पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब से ये तालीमी पॉलिसी नाफिज की गई है, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इसकी मुखालिफत की जा रही है और अब यकसा निसाब को मुबैना तौर पर रूल बैक करने के खिलाफ पब्लिशर्स सरापा एहतजाज भी है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि नई पॉलिसी को नाफिज किया गया तो उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और अदालत में भी जाएंगे। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन की जानिब से कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के सामने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरे में पब्लिशर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की है और निसाब से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की नई पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो ये सारा आखिर मामला है क्या, पब्लिशर्स क्यों सरापा एहतजाज हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद परवेज साहब हैं, पब्लिशर हैं, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और आतिफ आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आपसे स्टार्ट करेंगे। इस साल तो हम लोगों ने देखा है पब्लिशर्स मुसलसल सरापा एहतजाज रहे हैं। पहले सिंगल नेशनल करिकुलम के होते हुए भी जो निजी किताबें छापने की ममानियत का मसला था, अभी एक और मसला आ गया है। बताइएगा क्या मसला है, क्या मुतालिबात हैं आपके, किस वजह से सरापा एहतजाज हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अहम मौजू पर आज बुलाया मुझे। इसमें सबसे बड़ी बात कि मुशावरत कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं होती, और ये मैं समझता हूँ कि
प्राइवेट सेक्टर पर इतना बड़ा जुल्म है। टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी सनत है जिसको तबाह कर दिया गया है, और इसमें ये नहीं देखा गया कि पब्लिशरों ने क्या प्रिंट किया है। और 70% आवाम को ये गाइड करते हैं हमारे प्राइवेट पब्लिशर जितने भी हैं, और 30% हुकूमती जो टेक्स्ट बुक जिसे आप कहते हैं वो भी उन सरकारी इदारों में जहाँ फ्री किताबें दी जाती हैं वहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं किताबें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है कि आपने बिन बताए आपने यकसा तालीमी निज़ाम का नारा लगाया सिर्फ, वैसे अमली तौर पर उसमें कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इतनी जद्दोजहद के बाद ये नारे की हद तक है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, लेकिन उसका सद्देबाप कोई नहीं हुआ और ना ही वो राइज कहीं हुआ। मेरे साथ विजिट करें आप, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है यकसा तालीमी निज़ाम। इसको आप यकसा तालीमी निज़ाम कह रहे हैं और इसको तबाह कर दिया पूरी ट्रेड को। और इसमें सबसे बड़ी जो है कि आपने अगले साल वो किताबें लेकर आए हैं, 1 साल नहीं हुआ अभी आपने पूरी तरह एनओसी नहीं दिया। ये एनओसी की तलवार दुनिया में कहीं नहीं है कि अपनी रियासत में रहते हुए हम इजाज़त की ज़रूरत है, भीख की ज़रूरत है, लाइनें लगाएं, आप मुख्तलिफ कमेटियों को जाएं और फिर उसको अप्रूवल दें। आप इसमें होना चाहिए था कि एक लेटर पर हर पब्लिशर से लिखवा लिया जाता कि इस मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ कोई बात हम शाया नहीं करेंगे। तो सिलेबस में तो इन चीज़ों का तुक ही नहीं बनता। एक प्रोपेगेंडा किया गया है और उसको कामयाब करने के लिए ये नारा लगाया गया कि जी यकसा तालीमी निज़ाम हम लेके आ रहे हैं, और इसकी सबसे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी कुछ लोगों ने प्रिंट की है और आप रात को सो रहे थे, सुबह उठे आपने कहा जी चेंज कर रहे हैं, फिर ये एक मजाक कर दिया है इन्होंने यकसा तालीमी निज़ाम के साथ। आतिफ, मुझे आप बताइए, आप इस बीट को कवर भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नारा लगाया जाता था सिंगल नेशनल करिकुलम का, तो बैठे बैठाए क्या हुकूमत को हो जाता है? अब क्या वाकई किताबों में इतनी ज़्यादा गलतियाँ निकल आई हैं कि फौरी तौर पर इन लोगों को दोबारा से शाया करनी पड़ी हैं किताबें? देखिए, इसको शुरू से समझने की ज़रूरत है कि जब से 2 साल पहले जो है इस पर काम शुरू किया गया तो उसी वक्त जो है तनाज़ात का शिकार हो गया। जब शुरू में कहा गया कि यकसा निसाब तालीम नाफिज किया जाएगा तो इससे ये तासुर जाने लगा कि प्राइवेट और सारे निजी और सरकारी स्कूलों में एक ही किताबें पढ़ाई जाएंगी। तो इस पर जो है वो निजी स्कूलों की जानिब से, दानिशवरों की जानिब से बहुत एहतजाज किया गया। फिर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नहीं, हम एक निसाब से मुराद ये है कि किताबें डिफरेंट होंगी, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट जो हैं, इंग्रेडिएंट से मुराद है कि कौन से बच्चे को कौन सी क्लास में ABC पढ़ाई जानी है, कलर्स की पहचान कब होगी, शेप्स की पहचान जो है वो कब होगी। तो ये क्लास के हवाले से, और SLOs हैं जिनको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कहते हैं, कि वो आपको बता दिए जाएंगे। उसके मुताबिक जो है पब्लिशर्स अपनी किताबों की प्रिंटिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है सरकार ने अपनी किताबें जो हैं वो तो छाप ली फौरी तौर पर, लेकिन पब्लिशर्स को NOC जारी नहीं किए। तो जब तक NOC जारी नहीं हुए उस वक्त तक किताबों की प्रिंटिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो अभी भी जो है बहुत सारे स्कूलों में बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर किताबें अभी तक पूरी नहीं हुई, बच्चों के पास भी नहीं है, उनको भी नहीं मिल रही। अभी तक जारी नहीं हुए, इसको नाफिज नहीं किया गया, इसको तालीम के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए गए। ये बेसिकली इसका मकसद ये कि गरीब आदमी तालीम ना हासिल कर सके। लेकिन क्या वजह क्या बनी, क्यों नहीं? अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर, जैसे अगर स्कूलों में भी नए सेशन के हवाले से बात करें तो नया सेशन जो है वो एलीट स्कूलों में सितंबर में शुरू होता है और जो आम स्कूलों हैं वहाँ पर मार्च में इसका आगाज़ हो जाता है। लेकिन पिछला साल जो था वो कोविड की वजह से मुतासर हुआ, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों ने यकसा निसाब तैयार होने से पहले ही जो है अपना सेशन शुरू कर लिया था और वही पुरानी किताबें जो हैं उसके ज़रिए से तालीम जो है बच्चों को दी जा रही थी। जबकि गवर्नमेंट का निसाब अपना भी तैयार नहीं हुआ था, तो उसको देखते हुए इन्होंने तालीमी साल जो है वो सितंबर में शुरू किया, मतलब और फिर ये एक्सीड कर दिया और उसका फिर ये नारा लगाया जी कि अब तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो हमारे बताए गए यकसा निसाब के तहत जो है बच्चों को तालीम देंगे। लेकिन 80% स्कूल जो है वो पहले ही एक अपने तालीमी साल को शुरू कर चुके थे और गवर्नमेंट जो है वो सितंबर में आई है। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश की और फिर NOC भी मौजूद नहीं थे। जब ये सारी सिलसिले चलता रहा तो फिर पब्लिशर्स और वफाक की जानिब जो है मुज़ाकरात भी चलते रहे, जो वफाकी तालीमी इदारा है, और इसमें सूबे का किरदार जो है वो फिर महदूद कर दिया गया। फिर अब ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें नई पॉलिसी बताई गई है, जो कि मरियम चुगताई जो वफाक के नुमाइंदा और यकसा निसाब को देख रही हैं, उन्होंने कहा कि अब यकसा निसाब नहीं,
कोर और कोर प्लस की पॉलिसी होगी, जिसमें ये कहा गया है कि कोर यानी कि कुछ बुनियादी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट बता देगी। ठीक है, बाकी अभी आतिफ अभी आपने मरियम चुगताई साहिबा की बात की है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी उनसे कोई बात हुई, उनसे आपने मुतालिबात किए, जितने भी आप लोगों के एतराज़ात हैं आपने उनके सामने पेश किए, और ये जो रूल बैग की जो बात हो रही है निसाब में, ये किसने कही है? ये मैं बता दूं कि मरियम चुगताई साहबा जो है उनकी नुमाइंदे ज़रूर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन उनको पता ही कुछ नहीं है। वो कहती हैं मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, हर बात पर टाल मटोल से काम लेती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, पूरी कौम के साथ हो रहा है। 70% को हम लोग डील करते हैं जो, और हुकूमत तो कर ही नहीं सकती, उनके पास तो इतनी सहूलत है नहीं कि वो एक पूरे सूबे को वो कर ले। पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात रही। तो इस तरह ये इस निज़ाम के साथ भी एक मजाक था कि ये देखें ना, ऐसे हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के बगैर आप नहीं चल सकते। इसको मैं कामयाब नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाकामी करार देता हूँ कि इसमें आपने 1 साल से किताबें बनाई हैं, उसमें गलती है। मैथ की किताबें मैं आपको पूरी उसकी तफसील देता हूँ कि कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जिस पर गलती नहीं है, ये भरमार है उसमें गलतियों की। ठीक है। तो अगर आप अपनी गलती को सुधारने के लिए पूरी कौम को उसका इम्तहान में डाल रहे हैं, और ये करोड़ों रुपया जो इस मुल्क का है, ये इस अवाम का है, इसका एहसास करें आप इस तरह ना करें कि इनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है तो होता रहे, हम अपना जो हमने मुंह से निकाल दिया उसको राइज कर देना। हम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए अगर पूरा पाकिस्तान भी बंद करवाना पड़ा तो हम इसको बंद करवाएंगे, शटर डाउन करेंगे, और बल्कि हम टेक्स्ट बुक की जो किताबें हैं उनका भी बाइकाट करेंगे, उनकी प्रिंटिंग का। मैं कोशिश करूंगा, मैं एज ए प्रेसिडेंट उर्दू बाजार, एज ए प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान, मैं इस पर भरपूर एहतजाज करता हूं। नहीं तो आप लोग एहतजाज कर भी रहे हैं, तो आपके कोई बात नहीं सुन रहा क्या? हुकूमती नुमाइंदा किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए? देखिए, एक कहने की जमहूरियत की बात है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, या इस कान से परवाह ही नहीं करते। वो कहते जो करना कर रहे हैं आप। आतिफ क्यों ये स्टेक होल्डर्स हैं मैडम इस चीज चुगताई में? ने अपने अल्फाजों में ये कहा कि आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। अच्छा, उनको परवाह ही कोई नहीं है कि इस कौम के बच्चों का क्या। शरह खानदगी में हम दुनिया की सब में सेकंड लास्ट नंबर पर है, ये हमारी बदकिस्मती। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या वजह बनी? चुगताई जैसे लोग मिल गए हुकूमत का भी और उन्होंने मौक़िफ़- पीछे कर दिया है हमें सब। क्या कहते हैं आतिफ, मतलब क्यों नहीं इनसे मुशावरत जो ये की जा कोर रही? पॉलिसी के बाद जो पहला नोटिफिकेशन आया जो वफाक की जानिब से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कोर और कोर प्लस का, कोर हाँ, ये प्लस क्या का कहा चक्कर गया। है? मतलब इसमें इसमें ये भी इम्तियाजी रवैया हमें इसमें भी सामने आ यही जो शुरू में मैंने बात की थी कि जब प्राइवेट स्कूलों की जानिब से एहतजाज किया गया कि आप जो यकसा निसाब तालीम, जो अब एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम क्लास सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो मुमकिन भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यकसा निसाब आप ले भी आते हैं तो क्या टीचर्स की ट्रेनिंग लेकिन मौजूद क्या है? आपको लगता है कि आतिफ इतनी कंफ्यूजन में आप ये क्लास सिस्टम खत्म कर सकते हैं? नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों के टीचर्स की इस्तेदाद कार या उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जो निसाब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो इस तरीके से पढ़ाया जाए, तो ये मुश्किल नज़र आता है। अब जो कोर और कोर प्लस की ये कह दिया गया है कि जो कोर प्लस जो बुनियादी इंग्रेडिएंट हम बता देंगे, बाकी SLOs जो हैं वो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट पब्लिशर्स अपनी सहूलत को देखते हुए या जो तरीकाकार जिस तरीके से वो स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं उसके मुताबिक वो उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही फिर बुनियादी जो तनाज़ा मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि एक दफ़ा फिर से NOC लेना पड़ेगा, NOC का इजरा होगा, और जिस तरीके से NOC जारी होते हैं उसमें लाखों रुपए मुलविस होते हैं, और जब लाखों रुपए NOC लेने के लिए दिया जाता है तो फिर से पब्लिशर्स को दोबारा से NOC लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है करोड़ों रुपए की मालियती किताबें जो है वो छप चुकी हैं, वो भी तो जाया हो जाएंगी। जाया हो गई, वो कौम का नुकसान है। बिल्कुल। और देखिए पैसों की बात नहीं है, वो मैडम ने उस दिन भी कहा, मैडम चुगताई ने यही बात कही कि जी हम कोशिश करेंगे पैसे ना लिए जाएं। आपने 10 कमेटियां बना रखी हैं। पब्लिशर्स का मैं एक बयान भी पढ़ रही थी कि मरियम चुगताई ने सिंगल नेशनल करिकुलम को ट्रैश करार दिया है, हालांकि वो इसको हेड भी कर रही हैं। तो ये पब्लिशर्स का ही मैं एक बयान देखिए, वो साथ ये भी कह रही हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है, उनको जो है हेड कर रही हैं तो फिर इख्तियार में कैसे नहीं है? देखिए, अब वो इस मुल्क के साथ, इस लोगों के साथ या हमारे पब्लिशरों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हैं, और इसको खेल समझ लिया उन्होंने, सियासत में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इधर भी बड़ी दोगला म्यार है। जब ये यकसा निसाब तैयार हुआ तो सूबाई वज़ीर तालीम जो है मुराद रासूल ने कहा कि वर्ल्ड क्लास जो निसाब हमने तैयार कर लिया है, बेहतरीन है, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता।
और अब जो मरियम चुगताई आई हैं उन्होंने कहा कि जो साबिक जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने निसाब तैयार करना था, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ सूबाई वजीर कह रहे हैं कि बेहतरीन निसाब है, और जो मरियम चुगताई कह रही हैं कि जो पहले जिन्होंने निसाब तैयार किया उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, हम नए तरीके से जो है कोर और कोर प्लस की पॉलिसी के तहत जो है नया निसाब तैयार करेंगे। तो हुकूमत को भी वो यू टर्न जो लेने की आदत है वो इसमें भी नजर आ रही है कि पहले कहा गया कि यकसा निसाब होगा, अब कहा जा रहा है कोर और कोर प्लस लेकिन होगा। आतिफ, ये सारे यू टर्न की वजह से तो पिस तो आवाम रही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि एक बच्चे परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं इसकी वजह से। इसमें वो देखें सोच ना, रहे हैं हम क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनकी किताबें देख लें जो 3 साल पहले बच्चा पढ़ चुका है, उसको फिर आप दोबारा ऐड करके उसमें ला रहे हैं और कह रहे हैं हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। पॉलिसी ये होती है, इसकी तशरीह गलत की गई है। एक करप्शन के दरवाजे खोलने के लिए एक जरिया इस्तेमाल किया ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे, और इसमें एनओसी की जरूरत नहीं थी। एनओसी का मकसद क्या है? अपने मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तानी है, अपनी रियासत है, और लेकिन खालिद साहब हमने देखा है कि खालिद साहब हमने देखा है कि जी, प्राइवेट पब्लिशर्स की बहुत सारी किताबें ऐसे भी होती हैं जिसमें मुतनाज़ा मवाद शामिल होता है। अच्छा। 100 के करीब जो किताबें हैं वो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कुछ अर्सा पहले बैन भी की, और उन्होंने कहा था कि हम और किताबों का जायजा भी ले रहे हैं और उनमें भी गलतियां मौजूद हैं। तो ऐसा भी है कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनकी जानिब से भी किताबों में पता नहीं क्या क्या जो है शामिल किया जाता है, जो कि बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं दो कौमी नजरिए के या इस्लाम के या फौज के खिलाफ। जो मल्टीनेशनल को सपोर्ट किया गया, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ किया गया। ये बहुत बड़ी साजिश हुई है एजुकेशन के मैदान में, और मैं समझता हूँ कि देखिए रियासत का काम है करिकुलम देना। ठीक है। आगे जिसकी किताब तो में सर अगर रियासत आपके साथ बैठ के मुशावरत करती है तो क्या ये मामला, ये जो मसाइल हैं, ये हल हो सकते हैं? ये हल हो सकते हैं, इसमें मसला है कोई नहीं। आप ये एनओसी की तलवार हटाएं उससे। अच्छा, आप एक प्रमोट ले सबसे कि भी हमारी किताब में हम उसके अच्छा, जिम्मेदार किताबों की हैं। आज भी हमें लिखवा रहे हैं उसमें। जो एक वजाती नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो वजाती नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें तो ये कहा गया है कि आप ये किताबें जो हैं 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 साल में आप अपनी किताबें जो है वो आप मेरी बात क्या मजाक बना रखा है कि 2 साल तक ये रियासत ये कर रही है एजुकेशन के मैदान में कि आप 2 साल के लिए 2 साल में, तो अभी तक तो आपने 1 साल में एनओसी नहीं पूरे दिए, तो आप कैसे 2 साल दे रहे हैं? और जिनकी प्रिंट हो चुकी हैं किताबें वो करोड़ों रुपया है, अब बल्कि अरबों रुपया होगा। वो किसके पैसा भी जाया होगा, किताबें भी जाया होंगी। देखिए रियासत जो देखिए मेरी बात सुनो, सिलेबस दे मेरी किताब, उसका अख्तियार जो है टीचर और स्टूडेंट के पास होना चाहिए, उनके वालिदैन के पास होना चाहिए। कौन सी किताब अच्छी है कौन सी नहीं, ये घटिया कागज पर छाप के महंगे दामों लेकर कागज। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी वजह से हमने आपको यहाँ पे बुलाया था कि तमाम तर जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए, आप लोगों का मौक़िफ़ भी सुना जाए, और हुकूमत से भी यही अपील करते हैं कि जनाब ये जो तालीमी मैदान में ये जो खेल रचाया जा रहा है, यही मैं कहूँगी कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। और तालीम का हर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी कोई पॉलिसी अच्छे तरीके से बनाई जाए, मुशावरत के साथ काम कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। खालिद परवेज़ साहब पब्लिशर हैं, हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आतिफ परवेज़ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद है। आतिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसे मैं बात कर रही थी बदलते मौसम के हवाले से और इसके असरात के हवाले से, तो सर्दी का मौसम अपने इस वक्त उरूज की जानिब बढ़ रहा है। और दिसंबर का महीना आप लोगों को पता है पाकिस्तान में जो है ना सर्दी पड़ती है, और ये मौसम अक्सर लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस मौसम में एक तो हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है हमारे खाने पीने के हवाले से, जितनी हमें बाकी मौसमों में नहीं मिल रही होती है। तो हम लोग खुद को गर्म रखने के लिए एक तो कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े, लेकिन बाकी जो सौगात होती है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह तरह के लवाजमात खाए जाते हैं, गर्म चाय पी जाती है, कॉफ़ी, सूप, मज़े मज़े के हलवा जात खाए जाते हैं। ये तो सौगात समझकर हम लोग खा लेते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी का हिसाब नहीं रखा जाता है, तो कितनी क्वांटिटी में खाना है। लेकिन जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं वो हमें
तलकीन करते हैं कि ज़्यादा इस तरह की जो अशिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे मोटापे का भी खदशा जो है वो बढ़ जाता है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम लोगों ने बरकरार रखना है, लेकिन किस तरह बरकरार रखना है इस मौसम में, क्योंकि हम लोग बहुत लेज़ी हो जाते हैं सर्दी में, हम लोग फिट नहीं रहते, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते। तो इस मौसम में फिर खुद को किस तरह फिट रखें अगर हम लोगों ने इस तरह के लवाजमात खाने हैं, जिम भी नहीं जाना, वर्जिश भी नहीं करनी है, तो मोटा भी नहीं होना है। तो इस सारे सवालात के हम लोगों ने जवाबात लेने हैं। डॉक्टर नाजिया बारी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन है, तो उनसे ही जानते हैं। डॉक्टर नाजिया, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो हमें ये बताइए कि जैसे मौसम चेंज होता है तो हम लोग फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, खाने पीने के हवाले से ख्याल नहीं रखते, हर चीज़ खाते रहते हैं। तो ये जो हमारा वज़न बढ़ने की क्या कॉमन कॉज कह लें या बुनियादी वजूहात है जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है इस मौसम में ख़ास तौर पर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुनीबा, आई वुड डेफिनेटली से कि जो फिटनेस है इसकी बहुत सारी डायमेंशंस है, एज आई से इन योर ऑल शोज़ एंड एवरीवेयर, कि उसमें हेल्थ आ जाता है, उसमें इमोशन हेल्थ आता है, उसमें एनवायरमेंटल हेल्थ आता है, उसमें मेंटल हेल्थ आता है। तो और सेकेंडली आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, क्योंकि आई एम अ लवर ऑफ विंटर, आई एम फॉन्ड ऑफ विंटर, तो आपको विंटर लाजमी इंजॉय करना चाहिए। आई वोंट से कि आप उसमें मत खाएं या इस तरह नहीं खाएं, लेकिन मॉडरेशन जो हमारी सुन्नत रसूल भी है, जैसे कि सबको पता है कि आप इस पाम साइज में जो भी लेंगे तो ये आपका इट्स अ मॉडरेशन, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट इंस्टेड ऑफ ऑल कोई भी मशीन और उसकी मेजरिंग मशीन से बेटर है। और जो बेसिक रीजंस हैं, सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, कि हमारा लाइफस्टाइल इज़ द बेसिक रीज़न कि हम कैसे वेट गेन करते हैं और कैसे वेट मेंटेन करते हैं। इसके अलावा स्लीप डेप्रिवेशन एंड कॉर्टिजोल लेवल, हमारा स्ट्रेस लेवल, आजकल की लाइफ इतनी फास्ट है, इतनी स्ट्रेसफुल है कि हम उसको जानते ना जानते भी हमारे अनकॉन्शियसली माइंड में जो है वो चल रहा होता है। इसलिए हम इसको फिटनेस को इमोशंस और मेंटल हेल्थ से भी रिलेट करते हैं। डायमेंशंस हैं ये, रिलेट नहीं, दीज आर द डायमेंशंस। तो ये सब इक्वली हैं, क्योंकि स्मार्टनेस इज नॉट लाइक ट्रिमिंग योर वेस्ट लाइन और शेडिंग योर वेट। स्मार्टनेस इज योर इंटेलिजेंस। वो जो है वो स्लिम है। अगर आप वेट स्लिम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सारा कुछ लेकर चलना है, नॉट लाइक जस्ट अ डमी के, मतलब आप सिर्फ पतले हो जाए और उसके बाद आपका लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट। लेकिन अगर इस मौसम में हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करनी है, डाइट का भी ख्याल नहीं रखना है, लेकिन मोटे भी नहीं होना, तो ऐसी कोई चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? अच्छा, सबसे मजे की बात यह कि इस मौसम में हमें ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि यू फील कोल्ड, तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो यू विल स्वेट और आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, थोड़ा ठंड कम लगेगी। लेकिन हम लोग इतने कूजी हो जाते हैं बैठ के मूंगफलियां खाना, नट्स खाना एंड ऑल। ये है कि देखें, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं कि आपका सिटिंग पोस्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कि आप अगर बिल्कुल हाउ यू आर सिटिंग, दैट इज अ वेरी करेक्ट पोस्चर, कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है ताकि आपके जो कोर मसल्स हैं वो पुल रहें और आप उसको लूज नहीं छोड़ें। जितना आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ेंगे उतना ज़्यादा जो है आप इसको आप एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, जितना आप, और फिर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वाटर टेक्निक्स होती हैं, कोल्ड वाटर किस टाइम आपने लेना है, हॉट वाटर आपने किस टाइम लेना है, आपका ब्रीथ सिस्टम कैसा है, आपका स्लीप कैसा है। तो अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो, और अभी तो जैसे सूप्स हैं, तो सूप से वेट नहीं गेन होता। वो तो बहुत आपके पास एक एडवांटेज है। अगर आप चाइनीज़ में भी जाते हैं तो चाइनीज़ फूड इस सर्दियों में लोग बहुत खाते हैं। हाँ, आप सोया सॉस और इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कम कर दें, लेकिन अगर आप चाइनीज़ हेल्दी वे में बनाते हैं, जैसे कि उसमें कम ऑयल डलता है, उसमें कम मिर्च मसाला डलता है, उसमें कम आप सोया सॉस डालिए, उसमें आप ये जो चाइनीज़ सॉल्ट हैं इसका यूज़ मत कीजिए, तो उससे भी वो भी इट्स अ डाइटरी फूड, इट्स अ वेरी हेल्दी फूड इफ़ यू गो। लेकिन हाँ, आप हलवा जात ज़रूर इंजॉय कीजिए, लेकिन 1-2 स्पून ले लीजिए, थोड़े कम शुगर में बना लीजिए, या उसको ब्राउन शुगर में ले लीजिए, गुड़ में बना लीजिए, जैगरी में, शक्कर में, इन चीज़ों में तो लेकिन इस मौसम में फिर वही बात आ जाती है, अपने मेटाबॉलिज्म जो है उसको हम लोग किस तरह तेज कर सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ें भी हमने खानी है? मेटाबॉलिज्म का मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक टिप देती हूँ, जो कि अभी इस टाइम हम लोग शायद पाकिस्तान में इतना फॉलो नहीं करें। बुलेट कॉफ़ी के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि मैं सुबह के टाइम उठते ही सबसे पहले मुझे अपना ब्लैक कॉफ़ी चाहिए विद वेरी 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। ओके, इट गिव्स वेरी यमी टेस्ट ऑल्सो, और ये आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बुलेट कॉफ़ी। ओके, इसको आप बुलेट कॉफ़ी के तौर पे ही जानते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड।
तो ये आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से फास्ट करता है, आपका स्किन बहुत अच्छा करता है, क्योंकि आपको पता है कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एग्जैक्टली, स्किन ग्लोइंग, बच्चों हेयर्स का के लिए आपके बड़ा अच्छा है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसर्च के मुताबिक मदर फीड के बाद सेकंड थिंग जो उन्होंने बेनिफिशियली लास्ट 2 इयर्स पहले एक रिसर्च के मुताबिक की थी वो कोकोनट था। ओके, तो इतना ये बेनिफिशियल है, इतना हेल्पफुल है ये आपकी हेल्थ के लिए, तो उसको कॉफ़ी में डाल के पिएं, सूप से वैसे ही आपको पता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्सरसाइज से भी आपका बढ़ेगा। तो ये नहीं हो सकता कि यू आर जस्ट सिटिंग इन द काउच और क्या कहते हैं और सिर्फ आपका कॉफी या मेटाबॉलिज्म बढ़ ये जाए और पीते जा जैसा, रहे हैं तो आपको आप समझें क्योंकि कि हमारा आपको- मेटाबॉलिज्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत पड़ती है। एक अजीबोगरीब डाइट का जो है ना हमारे यहाँ पर फैशन या ट्रेंड बन चुका है कि हम लोगों ने अगर वेट कम करना है तो हम लोगों ने क्रैश डाइट शुरू कर देनी है। उससे वजन तो मेरे ख्याल से हमारा कम हो जाता है, लेकिन जो हमारा फेस पे जो फ्रेशनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो क्या क्या नुकसानात होते हैं ये क्रैश डाइट से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रैश डाइट इट्सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड की क्रैश है, हाँ। तो इसलिए उसके ऊपर तो इतना वो बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आपका सब कुछ क्रैश कर देगा। ठीक है। स्पेशली आपके हेयर फॉल होगा, आपके लंग्स, किडनी, सब चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, आपकी स्किन बैडली इम्पैक्ट करेगी। आई माई सेल्फ ट्राइड दैट कि मैं जब न्यूट्रिशन का इसका हम लोग पढ़े थे तो मैं वेज टोटली होके 1 मंथ के लिए मैंने वेज, मैं अपनी ज़ात के बारे में बात कर रही हूँ कि 1 मंथ के लिए मैं टोटली वेज हुई थी कि लेट मी जस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ टेलिंग टू समवन। तो 1 महीने के अंदर आई लॉस्ट ड्रास्टिकली, लेकिन मेरी स्किन ऐसी थी और सब ने मुझे दे पीपल स्टार्टिंग सेइंग मी कि तुम प्लीज़ खाना शुरू कर दो, और आई वॉज लुकिंग सो एज्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट मंथ ही जो है वो प्रोटीन दोबारा ऐड ऑन किए, डायरेक्ट प्रोटीन, यानी कि हमारा बीफ, चिकन, फिश, मटन, एवरीथिंग। 1 मंथ के अंदर अगेन आई स्टार्टेड ग्लोइंग। तो ये देखें, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो इसीलिए ही बनाई है कि वो आपके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो क्रैश डाइट का ये जो और एरोजेनिक एड्स होती हैं, टैबलेट्स लेना, स्टेरॉइड्स लेना, कीटो डाइट, ये डुकन डाइट, GM डाइट एंड ऑल दीज ऑल आर जस्ट आपका साइकोलॉजिकली एक टॉर्चर है आप लोगों के लिए। आप सिर्फ अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, अपने कार्ब्स को नेचुरल तरीके से आप जब नेचुरल डाइट तरीके करेंगे से तो वो ज्यादा अच्छा मॉडरेशन है। के साथ आप खाएं, नेचुरल तरीके से खाएं, अपने फ्रूट्स को ऐड करें, वेजिटेबल्स को ऐड करें, प्रोटीन को ठीक ऐड है। करें, नट्स को भी ऐड करें, मीठा भी ऐड करें। लेकिन एक आजकल हर चीज़ का इतना सब्स्टिट्यूट है, मतलब आजकल ब्राउन ब्रेड्स हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं, प्रोटीन ब्रेड्स हैं, फिर उसके अलावा आपके पास ब्राउन शुगर है, आपके पास जैगरी है। हमारे पुराने ज़मानों में हम गुड़ और शक्कर और ये हमारे बड़े यूज़ करते थे, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल उसको उसमें से निकाल दिया लाइफ में से, जबकि दे आर फार बेटर देन द रिफाइंड शुगर। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ऐड ऑन करें तो आपको क्रैश डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मॉडरेशन डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्रैश डाइट तो ऑफ कोर्स नो, क्योंकि अगर आपको पतला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ग्लो के साथ पतले हों तो इट विल बी यू नो। लेकिन हमने अगर डेली रूटीन में खाना है, फिर हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो जानी चाहिए, मतलब हमारी जो डेली रूटीन में होनी चाहिए, कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितनी प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, कितनी सारी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं हमें? देखिए हमारे पास ये है कि जैसे कि आजकल की लाइफ के बारे में अगर आप जाते हैं तो मैं अगर ये कहूँ कि आपको इतना इतना सब कुछ बना के खाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग डाइट के साथ साथ अगर आप इस एज में जा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 30 जो है, आप लोगों को मल्टीविटामिन्स लाजमी लेने ठीक है, चाहिए। ठीक है। सिर्फ विटामिन्स ही नहीं, हम लोग मिनरल्स को टोटली अवॉइड कर देते हैं। हमें मिनरल्स को भी उतना ही काउंटेबल करना चाहिए जितना कि हमें विटामिन्स के लिए लेना चाहिए। और अगर आप एक प्लेटर लेते हैं, उसमें बड़ा पोर्शन जो है वो आपका वेजिटेबल सैलड का होना चाहिए। और पाम साइज पोर्शन 150 ग्राम और 200 ग्राम जो है वो आपका प्रोटीन का होना चाहिए। और इतना ही आपका एक CD साइज का आपको जो है वो मतलब आप रोटी साइज एतदाल में रहकर खाएंगे तो आपका वजन भी मेंटेन रहेगा और तमाम तर जितने भी आपको मसले हैं वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि डाइट हमारी अच्छी होगी तो हम ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर नाजिया बाही हमारे साथ मौजूद थी, स्पेशलिस्ट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन है। डॉक्टर नाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर आप जा रही हैं। और जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेगमेंट भी पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त